नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसके कारण भारत में बहुत सारे लोग प्रभावित देखे जाते हैं या उनमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को इंडिकेट करते हैं। तो आज मैं उन्हीं सारे सिम्टम्स के बारे में आपसे बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, कैसे डेवलप होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें किन किन चीजों को खाने में अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि लंबे समय से होने वाली एक बीमारी है जिसमें कि रेक्टम और कोलोन यानी कि मलाशय और बड़ी आंत में छाले या अल्सर्स हो जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत के जिस हिस्से को प्रभावित करता है उसके आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि ये केवल रेक्टम में होता है यानी कि मलाशय में होता है तब इसे प्रोक्टाइटिस कहा जाता है। यदि सूजन केवल लेफ्ट साइड की कोलोन यानी बड़ी आंत में होती है तब इस कंडीशन को लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस कहते हैं, और यदि पूरी आंत में सूजन होती है तब इसे पैन कोलाइटिस कहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो मरीज होता है उसमें एक निश्चित समय में मरीज को सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखने को मिलते हैं जिसे फ्लेयर कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनमें कुछ समय बाद लक्षण कम हो जाते हैं, इस कंडीशन को रेमिशन कहते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनमें रेमिशन काफी लंबे समय तक रहता है, यानी मरीज में कुछ खास लक्षण देखने को नहीं मिलते, जबकि कुछ मरीजों में ये लक्षण बार बार देखे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं, यानी कि उनमें फ्लेयर्स जो होते हैं वो बार बार आते हैं। हालांकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के सही कारणों की अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं ऐसा माना जाता है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। फिर भी 3 प्रमुख कैटेगरीज में कारणों को विभाजित किया जाता है। पहला जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर और तीसरा हमारे पाचन तंत्र का डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है यानी सूजन आती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंतर्गत इन्फेक्शन आ जाते हैं, स्मोकिंग आ जाती है, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लेमेशन कोलोन के अंदर होता है और हमारा इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन करने वाले बैक्टीरिया या वायरस से वैसे ही लड़ता है जैसे कि यदि किसी की स्किन पर जब चोट लग जाती है तब वहां पर यह अपना काम करता है। हालांकि यहाँ अंतर ये आता है कि यहाँ बैक्टीरिया को खत्म करने के बाद इम्यून सिस्टम अपने आप काम करना बंद नहीं कर पाता है, तो इसलिए सूजन तब तक वहां रहती है जब तक कि उसके लिए दवाएं ना खाई जाएं। इसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन के कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण आते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेक्टम यानी कि मलाशय या बड़ी आंत का आखिरी का 6 इंच का हिस्सा हमेशा इन्वॉल्व रहता है। इसके साथ ये इन्फ्लेमेशन इसके ऊपर के हिस्सों तक भी हो जाता है, बल्कि कई मामलों में तो ये पूरी कोलोन को प्रभावित करता है और उसमें सूजन आ जाती है। लगभग 50% लोगों में डायग्नोसिस के समय पूरी कोलोन इन्वॉल्व नहीं होती, पर समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे ये सूजन बढ़ती जाती है और उसके कारण नए नए लक्षण देखने में आते जाते हैं। इसके लक्षणों में सबसे ज्यादा रेक्टम के इन्फ्लेमेशन के साथ ही देखे जाते हैं, यानी कि रेक्टम में इन्फ्लेमेशन के कारण देखे जाते हैं। जब रेक्टम यानी मलाशय में सूजन होती है तब ये मल को होल्ड नहीं कर पाता, गैस और लिक्विड में अंतर नहीं कर पाता और इसके कारण मरीजों को बार बार लैट्रिन जाने की यानी कि फ्रेश होने की इच्छा होती रहती है। इसके अलावा छोटे छोटे स्टूल होना, बार बार होना, सुस्ती रहती है, थकान रहती है, नींद आती रहती है, यहां तक कि कभी कभी फीवर आ जाता है। अब चूंकि रेक्टम हमेशा इन्वॉल्व रहता है इसलिए लक्षणों के आधार पर यह पता नहीं चलता कि बड़ी आंत के कितने हिस्से में सूजन है। बड़ी आंत के कारण आए इन लक्षणों के साथ साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रभाव शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पड़ता है, जैसे कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, लीवर में सूजन आ जाती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, त्वचा में इन्फेक्शन होने लगते हैं, आंखों की बीमारियां होती हैं और मुंह में छाले होने लगते हैं और खून की कमी हो जाती है। दोस्तों, जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत होती है उन्हें अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइन को ट्रिगर कर सकता है जिसके कारण आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो लोग कॉफ़ी और चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं उन्हें भी इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैफीन पाया जाता है जो कि एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है और कोलोन के मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ सकता है।
इसके अलावा दोस्तों कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कि पेप्सी, कोका कोला, सोडा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इरिटेट करती हैं और गैस फॉर्मेशन करती हैं। इसके अलावा इनमें पाया जाने वाला शुगर, कैफीन और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ये भी आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रिगर कर सकता है। बहुत सारे लोग जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स से प्रॉब्लम होती है उन्हें भी इसको अवॉइड करना चाहिए, खास तौर से वे लोग जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की शिकायत होती है। उन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स से बचने के लिए बहुत कम मात्रा में दूध, पनीर, इन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ड्राई फ्रूट, बेरीज और वे फल जिनके अंदर पल्प ज़्यादा होता है, बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, चूंकि उनके अंदर हाई फाइबर्स होते हैं इसलिए उनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स से बचने के लिए अवॉइड करना चाहिए। वे खाद्य पदार्थ जिनमें कि सल्फर और सल्फेट जैसे कंटेन्स होते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बियर हो सकता है, वाइन हो सकती है, कुछ जूसेस होते हैं, डेयरी मिल्क होता है, एग्स होते हैं, चीज होते हैं, इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत होती है उन्हें मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस खाने से उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट पाया जाता है वो हो सकता है कि आपकी बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब ना हो, जिसके कारण आपके सिम्टम्स जो है वो ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत है उन्हें पॉपकॉर्न भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये एक हाई फाइबर वाला बल्की फूड होता है जिसके कारण ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हो सकता है कि इसके कारण आपको डायरिया देखने को मिल जाए। इसलिए इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों चॉकलेट का सेवन भी नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, कैफीन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्टिमुलेट कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में किन होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें सबसे पहले मेडिसिन आती है दोस्तों मर्क्यूरियस कोरोसिबस। हमें इसकी 30 पोटेंसी लेना है और 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट को देना है। इसका जो पेशेंट होता है उसको हमेशा ऐसा लगा रहता है कि उसे बार बार फ्रेश होने जाना पड़ेगा। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। इसके अलावा इनके जो पेशेंट होते हैं उनके पेट में क्रैम्पिंग पेन होता रहता है, मरोड़ जैसा दर्द होता रहता है, कंटिन्यू टेनेस्मस होती रहती है, यानी कि स्टिकी स्टूल होता है, डिसेंट्री जैसा होता है ना। डिसेंट्री का मतलब होता है कि म्यूकस निकलता है और चिपचिपा स्टूल निकलता है थोड़ा थोड़ा करके, और स्टूल जो है वो रिसीड कर जाता है, मतलब थोड़ा सा स्टूल पास आउट होगा, थोड़ा सा मल उनका बाहर निकलेगा और उसके बाद मल जो है वो वापस चला जाता है। तो ये जो सिम्टम होता है दोस्तों ये बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होता है मर्क्यूरियस कोरोसिबस में। इसमें हमें 30 पोटेंसी यूज करना है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों हेलीबोरस नाइगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी में अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, खास तौर से जिनके अल्सर्स डेवलप हो गए हैं, जिनके रेक्टम में, जिनके कोलोन में अल्सर्स डेवलप हो गए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अल्सर्स डेवलप हुए हैं या नहीं ये हमें कोलोनोस्कोपी से पता चलता है। कोलोनोस्कोपी आप लोगों को करा लेना चाहिए जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत होती है। तो यदि उनको अल्सर्स डेवलप हो गए हैं तो हेलीबोरस नाइगर लेकर आना है 200 पोटेंसी में, 4 बूंद हफ्ते में 1 बार लेना है। दोस्तों इसको लेते हुए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इस मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स हमेशा पेशेंट से मैच करने चाहिए, और मेंटल सिम्टम में स्टूपिफैक्शन इसका एक बहुत बड़ा मेजर सिम्टम होता है। स्टूपिफैक्शन का मतलब होता है ये जो पेशेंट होते हैं इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, एंजाइटी होती है और उनमें एक अजीब सा पागलपन जैसा आ जाता है। तो जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो ये सिम्टम उसमें मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस मेडिसिन को हेलीबोरस नाइगर को 200 पोटेंसी में 4 बूंद हफ्ते में 1 बार पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों आसाराम यूरोपियम। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन है। बहुत सारे डॉक्टर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए इसका यूज लोगों को अभी नहीं पता है कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेशेंट की कितनी ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस के केसेस में स्टिकी स्टूल आता है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जिनका स्टूल जो है वो टॉयलेट सीट पर चिपक जाता है, उन लोगों को आसाराम यूरोपियम का यूज करना चाहिए। जिन लोगों के स्टूल के साथ म्यूकस आता है, फसूकर, सफेद फसूकर जैसा पदार्थ निकलता है, उन लोगों को आसाराम यूरोपियम का यूज करना चाहिए 30 पोटेंसी में, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, कंटिन्यू 2-3 महीने इसका उपयोग करना चाहिए। ये मेडिसिन केवल सिम्टम्स से मैच करके ही लेना है। यदि ये आपके शरीर के सिम्टम्स से मैच करती हैं तब आप इनको लें, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई होम्योपैथिक दवाओं के बारे में और कुछ नई बीमारियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।